सबका वापस ऑफिशियली स्वागत। और अपना टॉपिक वही है, मुद्रा की मांग। जैसा मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को समझाया था, मुद्रा की मांग का मतलब यही है कि आप अपने पास कितना पैसा नकद रखना चाहते हो, कितना पैसा अपने पास तरल रखना चाहते हो, वही मुद्रा की मांग कहलाती है। मुद्रा की मांग कितनी होगी, ये मुख्य रूप से दो घटकों पर निर्भर करता है। कुछ मुद्रा की मांग आपकी आय पर निर्भर करती है और कुछ मुद्रा की मांग ब्याज की दर पर निर्भर करती है। वो मैंने पिछली क्लास में समझाया था आपको, परिभाषाएं इसकी मैंने दे दी थी। ये वक्र भी मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है ना। ये वक्र भी आप लोगों को समझा दिया था मैंने। ये वक्र एक है जिसको लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस कर्व या डिमांड फॉर मनी कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ब्याज की दर और मुद्रा की मांग के बीच विपरीत संबंध होता है। इसको संबंध को और ज्यादा समझाने के लिए मुद्रा की तीसरी प्रकार की मांग, मुद्रा की दोनों मांगों को मैंने समझा दिया, मुद्रा की लेन देन मांग और मुद्रा की सतर्कता मांग, प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी, इन दोनों को मैंने समझा दिया। तीसरी प्रकार की मांग है, उसको कहते हैं मुद्रा की सट्टा मांग, एसेट डिमांड फॉर मनी या स्पेकुलेटरी डिमांड फॉर मनी, मुद्रा की सट्टा मांग। सट्टा मांग का मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों को समझा देता हूं। सारे लोग देख रहे हो ना, लिख रहे हो, लिख रहे हो भाई सभी। मुद्रा की सट्टा मांग का मतलब ये होता है, मुद्रा की सट्टा मांग मतलब कुछ पैसा अपने पास व्यक्ति इसलिए रखता है कि वो भविष्य में को देखते हुए कुछ सट्टा लगा सके। सट्टा लगाने का मतलब ये होता है कि वह एक व्यक्ति हमेशा रेशनल होता है, वो तार्किक होता है, समझदार होता है, इसलिए वो ये सोचता है कि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि कोई किसी प्रकार की संपत्ति ज्यादा ज्यादा प्रतिफल दे सकती है। तब आप क्या करोगे, आप इस पैसा है वो उस विशेष संपत्ति में खर्च करोगे। जैसे आपको लगने लग गया कि यार ये अंबानी बहुत बढ़िया कर रहा है, मुकेश अंबानी, तो इसलिए कुछ पैसा अपने पास इसलिए रखोगे कि अंबानी कुछ बढ़िया, अचानक अंबानी बढ़िया करेगा तो आप क्या करोगे, अंबानी का शेयर खरीद लोगे, क्योंकि आपको पता है अंबानी बढ़िया कर रहा है, इसका शेयर खरीद लेते हैं तो भविष्य में इसका क्या शेयर का वैल्यू बढ़ेगा, तो आपका प्रतिफल बढ़ने की संभावना है। इसलिए व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति समझदार होता है, तार्किक होता है, इसलिए कुछ पैसा अपने पास नकद रखता है ताकि भविष्य में कुछ ऐसी संपत्तियां हो सकती है जो अधिक से अधिक प्रतिफल देगी और वो उसमें क्या करेगा, निवेश करेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रतिफल कमाएगा और उसका धन बढ़ता जाएगा, उसकी संपत्ति बढ़ती जाएगी और उसका पैसा भी बढ़ता चला जाएगा। इसलिए इस प्रकार का जो पैसा, इस प्रकार उद्देश्य के लिए, इस प्रकार के लक्ष्य के लिए जो पैसा रखता है वो मुद्रा की सट्टा मांग कहलाती है। सट्टा मांग का मतलब यह हुआ कि व्यक्ति समझदार है, रैशनल है, तार्किक है, इसलिए कुछ पैसा अपने पास रखता है ताकि भविष्य में वो उन संपत्तियों में पैसा खर्च करेगा जिसमें अधिक से अधिक प्रतिफल आने की संभावना है। उसके लिए जो पैसा रखता है वो मुद्रा की सट्टा मांग कहलाती है। समझ में आ गया। और मुद्रा की सट्टा मांग ब्याज की दर पर निर्भर करती है। अब मुद्रा की अपने पास मैं कितना पैसा सट्टा के लिए रखूंगा, ये निर्भर करता है कि बाजार में ब्याज की दर क्या है। बाजार में ब्याज की दर क्या है। यदि बाजार में ब्याज की दर अधिक है तो मुद्रा की सट्टा मांग कम होगी। कम किस लिए होगी कि सपोज बैंकें ब्याज की दर मुझे 12% दे रही है तो मेरे पास पैसा ज्यादा नकद नहीं रखूंगा, बैंकें वैसे ही ज्यादा ब्याज दे रही है, तो जेब में रखने से क्या मतलब है, तरल रखने से क्या मतलब है, घर पे रखने से क्या मतलब है। इसलिए क्या करूंगा, पैसा मैं अपना बैंक में जमा करवा दूंगा तो मुद्रा की मांग क्या होगी, कम हो जाएगी। इसलिए मुद्रा की सट्टा मांग ब्याज की दर पर निर्भर करती है और ब्याज की दर बढ़ती है तो मुद्रा की सट्टा मांग कम हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को अच्छी तरीके से लिखना चाहिए कि मुद्रा की सट्टा मांग ब्याज की दर पर निर्भर करती है और यदि ब्याज की दर अधिक है तब मुद्रा की सट्टा मांग कम होगी और यदि ब्याज की दर कम है तब मुद्रा की सट्टा मांग अधिक होगी। आप लिख सकते हो ब्याज की दर और मुद्रा की सट्टा मांग के बीच में विपरीत संबंध होता है। कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। समझ में आ गया। इसीलिए सट्टा मांग ब्याज की दर के साथ विपरीत संबंध है। समझ में आ गया। अब यदि मुद्रा की सट्टा मांग के साथ और जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है बॉन्ड।
व्यक्ति या तो क्या रखेगा, या तो पैसा अपने पास नकद रखेगा, या व्यक्ति क्या करेगा, बॉन्ड खरीदेगा। ठीक है ना? तो इसीलिए बॉन्ड का जो वैल्यू होता है, बॉन्ड एक प्रकार की परिसंपत्ति है। बॉन्ड एक प्रकार की परिसंपत्ति है जिसपे कुछ मूल्य लिखा रहता है, और उस मूल्य पे प्रतिवर्ष आपको कूपन पेमेंट मिलता है। क्या मिलता है? कूपन पेमेंट मिलता है। क्या क्या कहते हैं इसको? कूपन पेमेंट मिलता है। जैसे 1,000 रुपए का कोई बॉन्ड का फेस वैल्यू है, या फेस वैल्यू है, उस पे ये कहा जाता है कि जब तक ये बॉन्ड रहेगा, इस प्रकार के बॉन्ड को परपेचुइटी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेचुइटी कहते हैं। इसीलिए जब भी आप इस प्रकार का बॉन्ड रखोगे तो एक साल में आपको कितने कितने रुपए मिलेंगे? आपको जो रुपए मिलेंगे वो मिलेंगे 50 रुपए। लेकिन उसका मार्केट वैल्यू अलग होता है। एक फेस वैल्यू होता है जो बॉन्ड के ऊपर लिखा रहता है। कूपन पेमेंट आपको 50 रुपए फिक्स मिलेंगे। ठीक है? अब उस मार्केट वैल्यू उसका अलग होता है। मार्केट वैल्यू उसका कितना होता है, यह निर्भर करता है ब्याज की दर पर। निर्भर किस पे करता है? ब्याज की दर पर। आप लोगों को पता है, आपने यदि निकाला हो बॉन्ड वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू आपने निकाला हो, तो आपको पता है यदि बॉन्ड का मार्केट वैल्यू निकालना हो तो क्या होता है? फेस वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस इंटरेस्ट रेट। ये निकाला होगा आप लोगों ने? निकाला होगा आप लोगों ने? एक जवाब दो कोई भाई, निकाला कि नहीं निकाला? ये सुभाष, निकाला ना? नहीं 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 निकाला कभी? चलो मैं आपको बता देता हूं ये क्या होता है कि बॉन्ड का मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट। इसका मतलब क्या है? ब्याज की दर क्या है? नीचे है। नीचे है ना ब्याज की दर? ब्याज की दर नीचे है ना, ऊपर फेस वैल्यू है, नीचे क्या है? ब्याज की दर है। इसका मतलब क्या हुआ? ब्याज की दर बढ़ती है। यदि ब्याज की दर बढ़ती है तो उसका मूल्य कम हो जाता है बॉन्ड का। आप लोग लिख दीजिए। इसलिए ब्याज की दर बढ़ने पर उसका वैल्यू कम हो जाता है। ठीक है? जब उसका वैल्यू कम हो जाता है तब उसकी डिमांड बढ़ती है, तब उसकी बॉन्ड की डिमांड बढ़ती है। ओके? समझ में आ गया भाई सबको? तो कहने का मतलब यही है, सिंपल सी भाषा में कहने का मतलब यही है कि जो मुद्रा की सट्टा मांग है वो ब्याज की दर पर निर्भर करती है। और यदि ब्याज की दर ज्यादा होगी, देखो इस डायग्राम में भी ये समझाया हुआ, इस डायग्राम में भी समझा। इस डायग्राम में देख लीजिए आप, क्या लिखा हुआ? इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ, दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है? मुद्रा की मांग। देखो इंटरेस्ट रेट, जब मुद्रा की मांग आप देखिए, इसमें नीचे 1 है। यदि मुद्रा की मांग 1 है तो ब्याज की दर कितनी है? 7 है ना? यदि यदि ब्याज की दर घट के 5 हो गई तो मुद्रा की मांग बढ़ के कितनी होगी? 2 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? ब्याज की दर घटेगी तो मुद्रा की मांग बढ़ेगी। इसको क्या बोलते हैं? मुद्रा की सट्टा मांग बोलते हैं। सट्टा मांग में ब्याज की दर और मुद्रा की मांग के बीच विपरीत संबंध होता है, तो इस डायग्राम में भी समझाया गया है। जो इस डायग्राम में भी समझाया गया है। ठीक है? इस पोर्शन को मैं छोड़ता हूं, जब तुम्हारी ऑफलाइन क्लास होगी ना तब समझाऊंगा आपको, क्योंकि आपको अभी बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू निकालना नहीं आता है आपको, है ना? वो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है, मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन एसेंस इसका यही है कि ब्याज की दर घटने पर मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। वो मैं इसके द्वारा भी समझाऊंगा आपको। ठीक है? इसलिए अभी आप इस पे फोकस करो, डायग्राम पे, और ये लिखने का प्रयास करो जैसा कि ये डायग्राम में समझाया हुआ है। ब्याज की दर और मुद्रा की मांग के बीच विपरीत संबंध होता है। ये इतना आप लोगों ने लिख लिया, तो इससे मिलता जुलता एक टॉपिक आगे और लाता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का, हर बार लगभग लगभग आता है। वो देखो, आपने ये लाल की लाइन लिखी हुई, इस पे लिखा हुआ ना, लिक्विडिटी ट्रैप लिखा हुआ है। यहां पे दिख रहा है आपको? लिक्विडिटी ट्रैप है आपको? ये स्क्रीन नहीं दिख रही है? अरे तो आप कह देते ना मुझे। ये आपको है वो कब से नहीं दिख रहा है? कब से नहीं दिख रहा भाई? हैं? एक मिनट है। ये लो। ओके, स्क्रीन दिख रही है? अब दिख रही है क्या?
अब आप देखो इस स्क्रीन पे ये जो डायग्राम है, डायग्राम दिख रहा है ना? डायग्राम दिख रहा है भाई? इस पे लिक्विडिटी ट्रैप लिखा हुआ दिख रहा है? देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ये डायग्राम दिख रहा है ना भाई सबको? ओके, देखो मैंने आपको शुरुआत में समझाया था कि ब्याज की दर और मुद्रा की मांग के बीच विपरीत संबंध होता है। तब मैंने बताया कि ब्याज की दर 7 है तो मुद्रा की मांग 1 है। ब्याज की दर 5 हो गई तो मुद्रा की मांग बढ़ के 2 हो गई। इसका मतलब ब्याज की दर घटी, मुद्रा की मांग बढ़ गई। लेकिन वो तभी तक बढ़ती है जब तक लिक्विडिटी ट्रैप नहीं है। ये देखो एक क्या लिखा हुआ है, लिक्विडिटी ट्रैप। क्या लिखा हुआ है? लिक्विडिटी ट्रैप दिख रहा है ना? लिक्विडिटी ट्रैप लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं तरलता पास या तरलता जाल। आप लिख दीजिए, अब टॉपिक है अगला, इससे ही मिलता जुलता टॉपिक, इसमें से ही निकला हुआ टॉपिक है जिसका नाम है तरलता जाल, तरलता पास। अब इसकी परिभाषा लिख दीजिए आप। आवाज आ रही है भाई? जया आवाज आ रही है? अच्छा, तरलता जाल की परिभाषा लिख दीजिए। अब आप देख लो इस डायग्राम में क्या हुआ है कि ब्याज की दर 0.5 है, तब मुद्रा की मांग क्या है? 3 भी। मुद्रा की मांग 3 भी, उसी ब्याज की दर पर मुद्रा की मांग 3 है और उसी ब्याज की दर पर मुद्रा की मांग 4 भी है। इसका मतलब क्या हुआ? तरलता 5 एक ऐसी ब्याज की दर है, उसके बाद में मुद्रा की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मुद्रा की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो तरलता जाल कहलाता है। तो आप इसकी परिभाषा लिख दीजिए। तरलता जाल मुद्रा की मांग में एक विशेष स्थिति है। लिख दीजिए आप, तरलता जाल मुद्रा की मांग में एक विशेष परिस्थिति है जहां पर ब्याज की दर इतनी कम हो जाती है कि मुद्रा की मांग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। मुद्रा की मांग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तरलता पसंदगी वक्र सीधा लेटा हुआ हो जाता है। तरलता पसंदगी वक्र, लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस कर्व है ना, इसका तरलता पसंदगी वक्र सीधा लेटा हुआ या क्षैतिज हो जाता है। जैसा कि इस रेखा चित्र में दिया हुआ है, समझाया हुआ है कि ब्याज की दर यदि मिनिमम 0.5 हो जाती है, ब्याज की दर मिनिमम 0.5 हो जाती है, तब तरलता पसंद की वक्र सीधा हो जाता है और तरलता पास की स्थिति पैदा हो जाती है। तरलता पसंद की वक्र सीधा हो जाता है और तरलता पास की स्थिति पैदा हो जाती है। इस एक ही ब्याज की दर पर 0.5 ब्याज की दर पर मुद्रा की मांग 3 भी वही है और मुद्रा की मांग 4 भी वही है। अर्थात ये एक ऐसी स्थिति है जब ब्याज की दर और मुद्रा के मांग के बीच की लोच अनंत हो जाती है। ये एक ऐसी स्थिति है जब ब्याज की दर और मुद्रा के मांग की लोच अनंत हो जाती है। अर्थात इस ब्याज की दर के बाद कोई भी व्यक्ति पैसा बैंक में जमा नहीं करवाएगा, सारा पैसा अपने पास नकद रखेगा, क्योंकि ये ब्याज की दर है। इस दर पर 0 प्रतिफल प्राप्त होता है। क्योंकि बैंक में जमा कराने के कुछ अन्य भी ऋणात्मक खर्चे होते हैं, जैसे मुद्रास्फीति, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, आवागमन, समय खर्च इत्यादि। इसीलिए कोई भी पैसा बैंक में जमा नहीं करवाएगा। इस प्रकार की स्थिति को तरलता पास कहते हैं। इस प्रकार की स्थिति को क्या बोलते हैं? तरलता
पास बोलते हैं। इस प्रकार की स्थिति को तरलता पास बोलते हैं या लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं। एक सिंपल सी एक सामान्य भाषा में मैं आपको समझाऊं तो इसका मतलब यही है कि ब्याज की दर जब ज्यादा होती, जैसे 5, 7, 10% है, तब तो आप बैंकों में जमा करवाते हो, लेकिन कम होते 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 जब 0.5 हो जाएगी तब कोई भी बैंकों में जमा नहीं करवाएगा, क्योंकि कोई ब्याज तो इस पे कुछ मिल ही नहीं रहा है। ब्याज इतना कम मिल रहा है कि आपको मुद्रास्फीति के बराबर भी पैसा प्राप्त नहीं हो रहा है, तब आप बैंकों में जमा ही नहीं कराओगे, कोई ब्याज है ही नहीं वहां पे। तो सारा पैसा आप अपने पास क्या रखोगे? नकद रखोगे। जब सारा पैसा अपने पास नकद रखोगे तो इसका मतलब क्या हुआ? तो तरलता पसंद की जाल है, ये अब क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा सीधा हो जाएगा, लेटी हुई स्थिति में क्षैतिज हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है आप कुछ भी पैसा बैंकों में जमा नहीं कराओगे, क्योंकि वहां से कुछ प्रतिफल मिल ही नहीं रहा है, कुछ रिटर्न वहां से मिल ही नहीं रहा है आप लोगों को। समझ में आ गया भाई? लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस समझ में आया? तरलता पास समझ में आ गया? ये प्रश्न जरूर आता है। मुद्रा की मांग और तरलता पास दोनों को समझाना है। दोनों को मैंने आपको दोनों क्लासों में अच्छी तरीके से समझा दिया। और किसी को कुछ डाउट हो